हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डॉवर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे एंड डॉवर के पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का टॉपिक है डॉवर, जिसमें हम लोग देखेंगे डॉवर का काइंड्स, अर्थात काइंड्स ऑफ डॉवर। The dower can be divided into following categories as to amount. Amount A specified or B unspecified or, अर्थात डावर को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है एक राशि के अनुसार। फर्स्ट है एज टू अमाउंट, राशि के रूप में दो पार्ट में विभाजित किया गया है डॉवर को, एक स्पेसिफाइड और दूसरा अनस्पेसिफाइड और, अर्थात निर्दिष्ट डॉवर एंड अनिर्दिष्ट डॉवर। और दूसरा क्लासिफिकेशन आएगा एज टू टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया डॉवर को दो पार्ट में। पहला प्रॉम्प्ट डॉवर एंड दूसरा डिफर्ड डॉवर। ओके, प्रॉम्प्ट डॉवर को हम शीघ्र डॉवर भी बोलते हैं और डिफर्ड डॉवर को हम लोग स्थगित डॉवर भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सिया स्कूल, मेहर कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज: मेहर ए सुन्नत, मेहर ए मिसी एंड मेहर ए मौसम। अर्थात सिया स्कूल के अनुसार मेहर को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मेहर ए सुन्नत, दूसरा मेहर ए मिसी, तीसरा मेहर ए मौसम। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट है स्पेसिफाइड और, जिसे हम क्लासिफाई किए थे एज अमाउंट एज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम की अकॉर्डिंगली। दो पार्ट में था, स्पेसिफाइड और एंड अनस्पेसिफाइड और। तो स्पेसिफाइड और क्या है? When the amount of dower is fixed either before or at the time of marriage or even after marriage, such amount is called specified dower. अर्थात जब दहेज की राशि विवाह के पूर्व या विवाह के समय या विवाह के बाद भी नियत की जाती है तो ऐसी राशि निर्दिष्ट दहेज कहलाती है, अर्थात स्पेसिफाइड डॉवर कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफाइड डॉवर देखे हैं। अब देखते हैं इसी में है स्पेसिफाइड डॉवर में और भी कुछ पॉइंट निकल के आया है। द अमाउंट ऑफ डॉवर इज जनरली सेटल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, बट एंटी न्यूप्टियल और पोस्ट न्यूप्टियल agreements are permissible and such agreements are binding on parties. If the parties to the marriage have attained the age of poverty and are of sound mind, then they are competent to settle themselves. अर्थात दहेज की राशि आमतौर पर शादी के समय तय की जाती है, बट पूर्व विवाह या विवाह के बाद के समझौतों की अनुमति है। और इस तरह के ऐसा भी है ना कि जनरली क्या होता है कि शादी के समय में ही दहेज को फिक्स कर दिया जाता है कि इतना होगा डॉवर का अमाउंट। बट कभी परमिसेबल ये भी चीज़ है कि विवाह के पूर्व या विवाह के बाद भी समझौता हो सकता है डॉवर के बारे में। ओके, बट विवाह के पूर्व या विवाह के बाद के समझौते को भी अनुमति मिली हुई है और इस तरह के समझौते पार्टियों पर बाध्यकारी हैं। यह विवाह के पक्षकार एज ऑफ पॉवर्टी प्राप्त कर चुके हों। दो कंडीशन यहाँ फुलफिल करना होगा, यानी कि पहला एज ऑफ पॉवर्टी प्राप्त कर लिया हो, एज ऑफ पॉवर्टी प्राप्त कर लिया हो, और दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए, अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क का भी हो, तो वे विवाह करने के लिए सक्षम है, विवाह के लिए योग्य है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप था अनस्पेसिफाइड और। अनस्पेसिफाइड और क्या है? When the amount of dower has not been settled, or even when the marriage has been contracted on express stipulation that wife shall not claim any dower, she is entitled to proper or customary dower. अर्थात जब दहेज की राशि का निपटारा नहीं किया गया है एंड यहाँ तक कि जब शादी को इस शर्त पर अनुबंधित किया गया है कि पत्नी किसी भी दहेज का दावा नहीं करेगी, फिर भी उस केस में वह उचित या प्रथागत दहेज अर्थात कस्टमरी डॉवर की हकदार है, वहां उसको कस्टमरी डॉवर मिलेगा। It was laid down in Hedaya that following factors play an important role for fixing the amount of dower. हृदया में यह निर्धारित किया गया था कि निम्नलिखित कारक दहेज की राशि तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला एज ऑफ ब्राइड, फिर भाग्य, फॉर्चून मीन्स भाग्य, ब्यूटी सुंदरता, वर्च्यू हो गया तो उसका गुण क्या है उस अकॉर्डिंगली, सी हो गया, लास्ट है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ कितना है उसकी में, मैच्योरिटी है कि नहीं, ये सब देखा जाता है।
ओके, अब हम देखते हैं, इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट एज टू व्हाट इट कंसिडर्स प्रॉपर फॉर द वुमेन, बट द कोर्ट इज जनरली टू बी गाइडेड बाय द फॉलोइंग कंसिडरेशंस। अर्थात यह अदालत के विवेक पर है कि वह महिला के लिए क्या उचित समझता है, लेकिन अदालत को आमतौर पर निम्नलिखित विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जैसे कि द सोशल पोजीशन ऑफ द फैमिली ऑफ वुमेन्स फादर, her own personal qualification, and see the dower that have been given to her female paternal relations, that is her consanguine sisters, her paternal aunts, the daughters of her paternal uncles or her father's sister। अर्थात अदालत को आमतौर पर निम्नलिखित विचारों पर निर्देशित किया जाना चाहिए, और वो सब है, जैसे पहला हो गया महिला के मायके अर्थात पिता के परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है उस अकॉर्डिंगली, फिर दूसरा उसकी अपनी व्यक्तिगत योग्यता कितनी है उस पर डिपेंड होना चाहिए, और तीसरा वह दहेज जो महिला के पैतृक संबंधों को दिया गया है, यानी उसकी बहनें, उसकी मौसी, उसके चाचा की बेटियां या पति की बहनों को दिया गया हो उस पे। एंड नेक्स्ट और भी कुछ पॉइंट्स है यहाँ, जैसे डी में है द पोजीशन ऑफ हस्बैंड मस्ट नॉट बी ऑल टुगेदर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसिडरेशन एज अनइक्वल मैरिज ऑफ्टन टेक प्लेस। एंड लास्ट इज when a wife bases her claim on a contract which she fails to establish, the court is bound to decree such amount as dower as admitted by her husband। अर्थात पति की स्थिति को भी पूरी तरह से विचार से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके विचार को भी ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर असमान विवाह होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है इसी में, when a wife bases her claim on a contract which she fails to establish, the court is bound to decree such amount as dower as admitted by her husband। अर्थात जब एक पत्नी को अपने दावे को एक अनुबंध पर आधारित करती है जिसे वह प्रूफ करने में विफल रहती है, तो अदालत उसके पति द्वारा स्वीकार की गई राशि को दहेज के रूप में डिक्री के लिए बाध्य है, डिक्री देने के लिए वो बाध्य हो जाएगा फिर वहां पे कोर्ट भी। ओके, तो यहाँ था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने डॉवर का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। अब बट डॉवर में थोड़ा सा और रह गया जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।